हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू हाई स्टडी। माय नेम इज निधि एंड आई एम योर जीके एजुकेटर। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आपके लिए मैं इतने अच्छा कंटेंट लाती हूँ, इतनी अच्छी वीडियोस लाती हूँ, इतना अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ, बट आप लोगों का कोई प्रेजेंस ही नहीं रहता। आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं चीज़ों पे। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कम से कम 7 से 8 नंबर खो देंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने वही टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके एग्जामिनेशंस में जिससे क्वेश्चंस एटलीस्ट बनते ही बनते हैं। तो आज भी मैं आपके लिए एक और कंटेंट लेके आई हूँ। ये टॉपिक भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो प्लीज़ फोकस रखिएगा और बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आई, किस चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपका उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस ज़रूर लेके आऊँगी और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है इमरजेंसी आर्टिकल। इमरजेंसी आर्टिकल्स कौन-कौन से होते हैं? कैसे इमरजेंसी अप्रूव होती है? और कौन-सा आर्टिकल किस लिए यूज़ किया जाता है? ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमरजेंसी आर्टिकल्स की। तो इमरजेंसी आर्टिकल्स कब से कब तक होता है? इमरजेंसी आर्टिकल्स होता है 352 से 360 तक। ठीक है, कब से कब तक? 352 से 360 तक। ठीक है। अगर हम बात करें कि 352 आर्टिकल किसके लिए है, तो 352 आर्टिकल किसके लिए है? ये नेशनल इमरजेंसी के लिए। किसके लिए है? नेशनल इमरजेंसी। अगर हम बात करें 356 आर्टिकल किसके लिए है? तो ये स्टेट इमरजेंसी के लिए है। किसके लिए? स्टेट इमरजेंसी के लिए। और आर्टिकल 360 किसके लिए? ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। किसके लिए? फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इमरजेंसी क्यों प्रोक्लेम की जाती है? तो ये 3 ग्राउंड्स हैं जिसके चक्कर में, इन बेसिस पे इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती हैं। फर्स्ट वन इज वॉर, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल एग्रेशन, थर्ड वन इज आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है। अगर इन तीनों ग्राउंड्स के चक्कर में प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि देश की सिक्योरिटी को खतरा है, प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं देश के, अगर इन तीनों ग्राउंड्स, अगर ये ग्राउंड्स एप्लीकेबल हैं, जैसे मान लीजिए आपके, जैसे हमारे इंडिया देश में वॉर हो गया और वॉर के चक्कर में ये लग रहा है प्रेसिडेंट को कि वॉर के चक्कर में हमारे देश की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वो खतरे में है। तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे किसको? इमरजेंसी को। अगर एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, ठीक है, और उसके चक्कर में प्रेसिडेंट को दिख रहा है कि भाई हमारे इससे तो हमारे देश की सुरक्षा जो है वो भंग हो रही है, तो उससे क्या होगा? उससे इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ऐसी आर्म्ड रेबेलियन, अगर हम आर्म्ड रेबेलियन की बात करें, तो आर्म्ड रेबेलियन तो अब चेंज हुआ है। ये अमेंडमेंट 44 में अब आर्म्ड रेबेलियन बोला जाता है। ठीक है, बट अमेंडमेंट 44 ने आर्म्ड रेबेलियन बोला जाता है अब, क्योंकि उन्होंने चेंज कर दिया है। पहले से क्या कहा जाता था? पहले से कहा जाता था इंटरनल डिस्टरबेंसेस। ठीक है, ये ग्राउंड किस नाम से था? इंटरनल डिस्टरबेंसेस। अभी हम बात करेंगे आगे, तो वहां पे इंटरनल डिस्टरबेंसेस ही यूज किया गया है। बट क्या है कि अब अमेंडमेंट 44 जो है वो इसको चेंज करके आर्म रेबेलियन में चेंज हो गया है। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अच्छा, पहली इमरजेंसी कब लागू हुई थी? तो पहली इमरजेंसी की अगर हम बात करें और क्यों लागू हुई थी, तो पहली इमरजेंसी चाइना ने अटैक किया था इंडिया पे। किसने? चाइना ने अटैक किया था इंडिया पे अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 में। ठीक है, ये तब तक चली थी 1962 में, तो ये इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई थी। और कब तक चली थी? 1968 तक। ठीक है, चाइना ने अटैक कर दिया था इंडिया पे, इसलिए ये फर्स्ट इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई थी। अच्छा, ये कौन से ग्राउंड में आती है? तो इसकी बात भी कर लेते हैं। ये एक्सटर्नल एग्रेशन में आती है, क्योंकि ये आंतरिक मामला थोड़ी है, बाहरी मामला है ना। तो ये किस में आएगा? एक्सटर्नल एग्रेशन में। इस ग्राउंड के चक्कर में ये इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी। प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया कि ये इमरजेंसी इस ग्राउंड एक्सटर्नल एग्रेशन के चक्कर में प्रोक्लेम की गई है। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड।
सेकेंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी सेकेंड इमरजेंसी कब प्रोक्लेम की गई थी और क्यों की गई थी, तो चलिए आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो सेकेंड इमरजेंसी तब प्रोक्लेम की गई थी जब पाकिस्तान ने अटैक किया था इंडिया पे, और कब किया था 1971 में। ठीक है, पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया था, तो सेकेंड इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी। ठीक है, ये क्यों की गई थी, ये किस ग्राउंड में आती है, क्यों प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट ने इसको किया था, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट अनाउंस दिस प्रोक्लेमेशन वॉर। देखिए, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, देखिए वॉर क्या होता है, बात करते हैं वॉर क्या होता है। वॉर में क्या होता है, दोनों, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, तो प्रोटोकॉल क्या होगा वॉर में, वॉर में प्रोटोकॉल क्या होगा, दोनों ही देश की आर्मी एक दूसरे के सामने आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हो गया, तो इंडिया की आर्मी भी और पाकिस्तान की आर्मी भी एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी। ठीक है, तभी वॉर जैसी कंडीशन होगी। अगर हम एक्सटर्नल एग्रेशन की बात करें, तो एक्सटर्नल एग्रेशन क्या होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या है कि जैसे विदाउट एनी प्रोटोकॉल, बिना किसी प्रोटोकॉल के, जैसे इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया, यहाँ इंडिया है और यहाँ पे पाकिस्तान है। ठीक है, तो क्या होगा कि विदाउट एनी प्रोटोकॉल, इंडिया को तो कुछ पता ही नहीं है, बट क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी खड़ी कर ली और गोलीबारी शुरू कर दी। और इंडिया विदाउट एनी प्रोटोकॉल, इंडिया की आर्मी रेडी ही नहीं है, बट इनकी आर्मी रेडी है, ये इन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे कि इंडिया में एक्सटर्नल एग्रेशन जैसी सिचुएशन आ गई है, तो इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाएगी। ठीक है, अगर इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है तो। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो 3 इमरजेंसी हुई थी, थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अब तक इंडिया में कितनी इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई हैं, 3। ठीक है, तो थर्ड की बात करें, तो थर्ड कब प्रोक्लेम की गई थी, ये 25 जून 1975 से कब तक चली थी, 23 मार्च 1977 तक। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्यों प्रोक्लेम की गई थी, ये इंटरनल डिस्टरबेंसेस के कारण प्रोक्लेम की गई थी। किसके कारण, इंटरनल डिस्टरबेंसेस। अब इंटरनल डिस्टरबेंसेस जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इंटरनल कुछ डिस्टरबेंस हुआ होगा विद इन द कंट्री, इंडिया में, तो इंटरनल डिस्टरबेंसेस के चक्कर में प्रोक्लेम की गई थी। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन क्या थी, चलिए जान लेते हैं, स्टोरी में आपको बताती हूँ। देखिए, इस समय क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जांच के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये रिजल्ट पे आया था कि इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी ने करप्शन किया है, करप्शन केस में इंदिरा गांधी को मतलब उन्हें कल्प्रिट ठहराया गया है। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया, जिसके चक्कर में इंदिरा गांधी पे बैन लग गया कि वो 6 इयर्स तक ऑफिस में कोई भी देश से रिलेटेड वर्क नहीं कर सकती। ठीक है, तो इंदिरा गांधी इस समय प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी याचिका दायर कर दी कि ये तो गलत है और ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पूरी सिचुएशन चली थी 75 से 77 तक। तो इंटरनल डिस्टरबेंसेस इंडिया में हो गया था, तो इंटरनल डिस्टरबेंसेस के चक्कर में ये इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो इंटरनल डिस्टरबेंसेस तो हो ही जाएगा जब प्राइम मिनिस्टर पे ऐसा केस हुआ करप्शन का, और उनको 6 इयर्स तक ऑफिस पे बैन, उनका मतलब ऑफिस जाना आने पे बैन लगा दिया गया, उनसे रिलेटेड जो भी वो वर्क कर रही थी उस पे बैन लगा दिया गया। तो ये इंटरनल डिस्टरबेंसेस जैसी सिचुएशन तो हो ही गई थी। तो थर्ड प्रोक्लेम इमरजेंसी कब की गई थी, 1975 में। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, अब बात करते हैं हाउ टू अप्रूव द इमरजेंसी, इमरजेंसी क्यों कैसे अप्रूव की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जो चीजें हैं जिसके चक्कर में इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है। तो सबसे पहले कैबिनेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर प्रेसिडेंट, देन प्रोक्लेमेशन होती है, फिर पार्लियामेंट। देखिए, अब बात करते हैं कैबिनेट का क्या मतलब है।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इस बार कौन जीता है, तो बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है सीधे सीधे, तो बीजेपी में क्या होगा कि पीएम कौन बनेगा, मोदी जी बनेंगे, जो कि आगे सिचुएशन जैसी भी रहती है, बट इस समय मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ तो आप इसको रियलिटी मत लीजिएगा, ठीक है। तो कैबिनेट का क्या है, पीएम हो गए, और कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो इनकी मिनिस्ट्रीज में आएंगे ना, सेंटर की मिनिस्ट्री में, तो वो हो गई पूरी कैबिनेट, पीएम और मिनिस्टर्स को जोड़ के हो गया कैबिनेट। तो सबसे पहले इमरजेंसी यहाँ से प्रोक्लेम की जाती है, यहाँ से पता की जाती है, यहाँ से यहाँ पे फाइल आती है, और ये अप्रूव की जाती है पीएम एंड मिनिस्टर्स के द्वारा। फिर ये फाइल कहाँ जाती है, ये प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट से भी अप्रूवल मिलता है, फिर ये फाइल कहाँ जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूवल का मतलब प्रोक्लेम की जाती है कि भाई हाँ सिचुएशन तो खराब है ही, मान लीजिए कि देश को खतरा है ही, तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर देता है। फिर ये फाइल कहाँ जाती है, ये जो बात है ये कहाँ उठती है, पार्लियामेंट में। अब हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट में किस टाइप से उठती है, तो पार्लियामेंट किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है लोकसभा और राज्यसभा से। किससे, लोकसभा और राज्यसभा से, है ना, ठीक है। ये बना होता है लोकसभा और राज्यसभा से। तो लोकसभा और राज्यसभा में इसमें कंडीशन होती है कि दोनों ही के ही मेंबर के टोटल जो है, टोटल मेंबर्स के 50% होने चाहिए। कितने, 50%, ठीक है, टोटल सीट्स के 50% होने चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 2/3 प्रेजेंट होने चाहिए मेंबर्स हैं, और इनकी वोटिंग भी होनी चाहिए, तभी ये इमरजेंसी अप्रूव की जाएगी, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आर्टिकल 353 की बात करें, ठीक है, आर्टिकल अगर 353 की बात करें, तो आर्टिकल 353 क्या बताता है, लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनल एग्रीमेंट्स। इसमें क्या होता है, इफेक्ट होता है इंटरनल एग्रीमेंट्स पे, इंटरनल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इंटरनल एग्रीमेंट्स दोनों ही इंक्लूड होंगे इसमें। जैसे आप जैसे इमरजेंसी लागू हो गई है, तो ये अफेक्ट तो करेगा ही ना इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे, और इंटरनल जो आपके डिसीजन है उसको भी अफेक्ट करेगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल इज मोर पावरफुल देन स्टेट। सेंट्रल तो बहुत पावरफुल हो जाता है स्टेट से ज्यादा। सेंट्रल तो वैसे भी पावरफुल होता है, बट बहुत सारे डिसीजंस क्या होते हैं सेंट्रल नहीं ले सकता, स्टेट अपना डिसीजन खुद ही लेता है। बट इमरजेंसी के चक्कर, इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है कि सेंट्रल कैन गिव द डायरेक्शन फॉर स्टेट, स्टेट को डायरेक्शन देता है फॉर इट्स गवर्नेंस, वो जो भी गवर्नेंस अपनी कर रही है उसमें वो डायरेक्शन देता है, एंड फॉर्मुलेट द लॉज ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट्स, और बहुत सारे लॉज जो हैं वो फॉर्मुलेट करता है जो स्टेट को करने चाहिए, बट सेंटर के पास पावर ज्यादा आ जाती है तो वो स्टेट के बिहाफ पे लेता है डिसीजंस, ठीक है। और सेंटर टेक्स मोर डिसीजन विच इज रिलेटेड टू स्टेट, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब बात करते हैं आर्टिकल 358 की। तो 358 में क्या होता है कि जैसे इमरजेंसी लागू हो गई तो क्या होता है कि सस्पेंड ऑल द फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जितने भी 6 फ्रीडम्स आते हैं उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 358 के अंतर्गत ये बात कही गई है। अगर 59 की बात करें आर्टिकल, तो इसमें क्या है, प्रेसिडेंट हैज द मोर पावर टू सस्पेंड ऑल द फंडामेंटल राइट बाय द प्रोक्लेमेशन। देखिए इमरजेंसी लागू हो गई तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी हो जाती है कि वो सस्पेंड कर दे सारे फंडामेंटल राइट्स, सारे फंडामेंटल राइट्स। और आगे बात करते हैं तो अमेंडमेंट। देखिए फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट कब से कब तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक, यहाँ तक फंडामेंटल राइट्स चले। तो जब प्रोक्लेम कर दी गई इमरजेंसी तो प्रेसिडेंट के पास पावर आ गई कि वो सस्पेंड कर दे ऑल द फंडामेंटल राइट्स बाय द प्रोक्लेमेशन, सारे फंडामेंटल राइट्स को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब देखिए अमेंडमेंट 44 में क्या दिया गया है कि सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है, ये पहले की बात थी, ठीक है, बट अमेंडमेंट किया गया ना 44, 44वां अमेंडमेंट में क्या आया कि सारे तो फंडामेंटल राइट्स ये प्रोक्लेम कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं,
बाय द प्रोक्लेमेशन। बट क्या होता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 21 और 22, 21वां आर्टिकल और 22वां को प्रोक्लेम मतलब प्रोक्लेम नहीं कर पाते, सस्पेंड नहीं कर पाते। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए मैंने आपको अब तक बहुत सब कुछ ओवरऑल क्लियर कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, आप लोगों को कितना लर्न हुआ, आपने इस वीडियो से कितना सीखा, आपने मेरे वर्ड्स को कितना ध्यानपूर्वक सुना। तो ये जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा पता चलेगा कि हमें कितना लर्न हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इज, हाउ मैनी बेसिस एट विच इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम। ये आपको मैं बता चुकी हूँ। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, 2, 3, 4 एंड नन ऑफ दीज। सो कौन कितने बेसिस हैं जिस पे इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है, तो मैंने आपको बताया ही था कितने बेसिस हैं, 3। कितने? 3। कौन कौन से? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, एंड थर्ड वन इज आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, अच्छा ये भी बताइएगा कि आर्म रेबेलियन को पहले क्या कहा गया है, ये भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि आर्म रेबेलियन को पहले क्या कहा गया। ठीक है, इसका आंसर आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में। नाउ आई एम मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, है ना, 3। मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या है, बी। विच ऑफ द इमरजेंसी इज अंडर आर्टिकल 352। अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि 352 किसके लिए? नेशनल इमरजेंसी, है ना। और 356 और 360 किसके लिए है? ये आप मुझे कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आप लोग बताइएगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आप ये आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, आंसर देख लीजिए, ए। नाउ आई एम मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द रीजन ऑफ फर्स्ट इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन। क्या रीजन था कि फर्स्ट इमरजेंसी लगाई गई? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। इंडिया अटैक ऑन चाइना, पाकिस्तान अटैक ऑन इंडिया, चाइना अटैक ऑन इंडिया, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है चाइना अटैक ऑन इंडिया। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ना। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में ये आंसर दीजिएगा कि कौन से ग्राउंड के कारण, कौन सा ग्राउंड था, कौन सा बेसिस था जिसके कारण ये फर्स्ट इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी। ये तो कारण है कि चाइना ने अटैक किया था इंडिया पे, तो ये इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी। अच्छा, ग्राउंड बताइएगा कौन से बेसिस पे प्रेसिडेंट ने ये इमरजेंसी प्रोक्लेम की थी। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में। तभी तो मैं देखूंगी कि आप लोग कितना लर्न कर रहे हैं, कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? आंसर है सी, मैंने आपको बताया था चाइना अटैक ऑन इंडिया। नाउ आई एम मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ अमेंडमेंट 44 आर्टिकल 359। क्या रोल है अमेंडमेंट 44 का आर्टिकल 359 में? रिमूवल ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स, सस्टेन आर्टिकल्स 21 एंड 22, रिमूव आर्टिकल 20 एंड 21, या नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैंने आपको बताया था, अमेंडमेंट 44 का क्या रोल होता है? प्रेसिडेंट ने सारे तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए बाय द प्रोक्लेमेशन, बट अमेंडमेंट 44 आया तो उन्होंने क्या करा? अमेंडमेंट 44 ने क्या करा? सस्टेन कर दिया, कौन सा? 21 और 22। इसको छोड़ के सारे सस्पेंड कर दिए, बट इसे सस्टेन रखा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर है बी, मैंने आपको बताया था सस्टेन 21 और 22। नाउ आई एम मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाई द थर्ड इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम। क्या कारण था कि थर्ड इमरजेंसी प्रेसिडेंट को प्रोक्लेम की, प्रेसिडेंट के द्वारा की गई? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। चाइना अटैक ऑन इंडिया, पाकिस्तान अटैक ऑन इंडिया, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, या नन ऑफ दीज। तो क्या कारण था? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। आपको बताया था मैंने इंदिरा गांधी का केस। तो थर्ड इमरजेंसी इसलिए प्रोक्लेम की गई। ठीक है,
चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है सी। कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ऐसी फ्रूटफुल वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको ये कंटेंट चाहिए तो आप हाई स्टडी के चैनल को तुरंत जाइए, उस हाई स्टडी के जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये इसकी पीपीटी मिल जाएगी। और प्लीज़ फ़ोकस करिए, ये वीडियोज़ जो मैं लेके आ रही हूँ ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग केवल और केवल प्रोसेस पे ध्यान ना देके रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का रिजल्ट आया, आपको वो वीडियो देखनी ही है। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ की किसी कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा स्पार्किंग रही, तो वो चीज़ आपको देखनी है। आपको रील्स स्क्रॉल करनी ही करनी है। ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेंगी, बेनिफिशियल नहीं रहेंगी। आपको क्या करना है, आपको एज़ अ स्टूडेंट क्या करना है कि आपको इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, चीज़ों पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट नॉलेज लेनी है, तभी तो आप रिज़ल्ट पे पहुँच पाएँगे। बट आप क्या करते हैं, आप रिज़ल्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। किस चीज़ का रिज़ल्ट आ गया, कहाँ पे क्या है, कितनी क्या कट ऑफ गई। हालाँकि इसकी नॉलेज भी लेनी ज़रूरी है। उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको सब्जेक्ट नॉलेज लेनी ज़रूरी है। सब्जेक्ट नॉलेज आप अच्छे से लेंगे तभी तो रिज़ल्ट पे पहुँच पाएँगे। तो प्लीज़ फ़ोकस करिए चीज़ों पे, सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पे, जो मैं वीडियोज़ लेके आ रही हूँ उस पे, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। और रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो फिर मेरा भी मोटिवेशन नहीं रहेगा अच्छी वीडियोज़ लाने का। ठीक है? तो प्लीज़ फ़ोकस करिए और अपने एक नोट्स बनाइए, उसमें इंक्लूड करिए इमरजेंसी आर्टिकल्स कब तक है और कौन-सा आर्टिकल किस लिए है, इसके नोट्स बनाइए। मैं आपके आर्टिकल सारे कंप्लीट करूँगी वन बाय वन, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहेंगे, ठीक है? जिससे आपके एग्ज़ामिनेशंस में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है? तो चलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।